आपको ये बात तो पता ही होगी कि आज की दुनिया में टॉक्सिक, एब्यूसिव और मैनिपुलेटिव लोग भरे पड़े हैं। और अगर आप अपनों पर नजर डालेंगे तो भी पाएंगे कि आपके अपनों में से कई लोग ऐसे होंगे जो टॉक्सिक होंगे और मैनिपुलेटिव होंगे। और उन लोगों ने आपको परेशान करके रखा होगा। वो आपको खूब मैनिपुलेट करते होंगे और आप मैनिपुलेट होते भी होंगे। तो इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो वो सफल कैसे हो जाता है। यानी कि वो आपके साथ ऐसा कौन सा खेल करता है कि आप उसके इशारों पर नाचते हैं और परेशान रहते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ से मैनिपुलेशन को खत्म करके खुद को हील करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैंने डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन सीरीज के 4 वीडियोस को कंपाइल किया है। इसके पहले भी मैंने टॉप 13 मैनिपुलेशन ट्रिक्स और टॉप 13 मैनिपुलेटिव बिहेवियर को भी कंपाइल करके 2 वीडियोस में अपलोड किया है। उन वीडियोस को भी देख लेना, लेकिन इसको देखने के बाद। अब मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि ये वीडियो लगभग 35 मिनट का है, लेकिन इन 35 मिनट में आपके जीवन में जितने भी टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लोग होंगे उनके मंसूबों को अच्छे से समझ जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट आर द मैनिपुलेटर्स ट्राइंग टू डू। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। हमारी विल पावर ऐसी चीज है जिसका यूज करके हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। इवन जब कोई हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो हम अपनी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति के जरिए ही खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं। तो यही कारण है कि कोई भी मैनिपुलेटर सबसे पहले हमारी विल पावर को खत्म करने की कोशिश करता है। अब प्रश्न है कि भला कोई इंसान हमारे विल पावर को कैसे खत्म कर सकता है। तो जवाब सुनो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती और हम सब धीरे धीरे अपनी विल पावर को खोते भी रहते हैं। और जिस प्रोसेस के जरिए हम अपनी विल पावर को खोते हैं उसे साइकोलॉजिस्ट ईगो डिप्लीशन कहते हैं। इसको कुछ ऐसे समझो कि विल पावर एक रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह होता है। हम अपनी विल पावर को रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारी विल पावर खत्म होने लगे, कमजोर पड़ने लगे, तो उसे फिर से बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि विल पावर को रिन्यू करने में यानी कि अपने अंदर विल पावर को बढ़ाने में टाइम लगता है। ये रातों रात होने वाला काम नहीं। सीधे शब्दों में कहूँ तो विल पावर बहुत ही स्लो पेस में ही रिन्यू की जा सकती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई लिमिटेड रिसोर्स है, तो अगर आप उस रिसोर्स को एक ही जगह खत्म कर देंगे तो अब अगर और किसी काम में उस रिसोर्स की जरूरत होगी तो वहां पर उस रिसोर्स की कमी पड़ जाएगी। कुछ ऐसा ही होता है ईगो डिप्लीशन के केस में। इसको भी एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास सफिशिएंट विल पावर है, लेकिन अचानक आपके सामने कोई चुनौती आ जाती है और फिर आप उस विल पावर का यूज करके उस चुनौती से निपट लेते हैं। इसके बाद आपके सामने दूसरी चुनौती आ जाती है, तो चूंकि अभी भी आपके अंदर कुछ हिम्मत बची होगी यानी कि विल पावर होगी, तो उसका यूज करके आप इस चुनौती से भी निपट लेंगे। इसके बाद आप पाएंगे कि इन 2 बड़ी चुनौतियों को निपटने के क्रम में आपकी हिम्मत अब कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद अगर फिर से आपके सामने चुनौती आती है और मान लो ये चुनौती पहली और दूसरी चुनौती से कहीं बड़ी है, तो इस वक्त आपके अंदर उस चुनौती से निपटने के लिए विल पावर की कमी महसूस होगी। और इस विल पावर की कमी की वजह से ना ही आप उस चुनौती को ठीक से समझ पाएंगे और ना ही उससे ठीक से निपट पाएंगे। तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी की भी विल पावर की एक सीमा होती है। तो वो क्या करते हैं कि आपके सामने बार बार ऐसी सिचुएशन खड़ी करेंगे जिसमें आपको बार बार अपनी विल पावर का यूज करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी विल पावर कमजोर पड़ने लगेगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो कोई मैनिपुलेटर दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि आप कितने इमेच्योर और गुस्सैल इंसान हो, तो वो क्या करेगा, आपको बार बार एजिटेट करेगा यानी कि परेशान करेगा और आप बार बार शांत रहने की कोशिश करोगे और उसको इग्नोर करोगे। लेकिन मैनिपुलेटर रुकेगा नहीं, वो आपको किसी ना किसी तरह परेशान करता रहेगा। फिर एक सीमा के बाद आपकी शांत रहने की जो विल पावर है वो कमजोर पड़ने लगेगी और आप उस इंसान पर यानी कि मैनिपुलेटर पर चिल्ला दोगे और उस पर गुस्से से फट पड़ोगे। इसके बाद क्या होगा कि मैनिपुलेटर शांत हो जाएगा। वो आपके गुस्से के बदले आप पर गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के सामने खुद को विक्टिम दिखाएगा। इसके बाद आप आसपास के लोगों की नज़र में बुरे इंसान हो जाएंगे।
तो बस मैनिपुलेटर यहाँ सफल हो गया, क्योंकि वो यही चाहता था कि आपकी छवि दुनिया के सामने ऐसे इंसान की बने जो इमेच्योर है, जिसके साथ ढेर सारे एंगर इश्यूज हैं। सो हियर मैनिपुलेटर इज द विनर एंड यू आर द लूजर। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार विल पावर मसल्स की तरह होती हैं, जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही वो मजबूत होगी। इसके बाद जब कभी भी आप विल पावर का यूज करना चाहोगे तो उतना ही यूज कर पाओगे जितनी की आपकी विल पावर होगी, उसके आगे यूज नहीं कर पाओगे। तो बस मैलिशियस इंसान यही करते हैं, वो आपके सामने लगातार ऐसी सिचुएशन खड़ी करेंगे जिससे आपको बार बार विल पावर का यूज करना पड़े। फिर एक सीमा के बाद आपकी विल पावर खत्म होने लगेगी और फिर आप किसी भी सिचुएशन पर बहुत ही इरेशनल तरीके से रिएक्ट कर जाओगे और अपना नुकसान कर लोगे। इसी को बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ विल पावर। जब भी हमारे सामने सीरियस टेम्पटेशन की सिचुएशन होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की सिचुएशन होती है, तो हम अपनी विल पावर का यूज करके सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं और जो निर्णय लेते हैं उस दिशा में आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं और आपका बहुत मन है किसी ऑनलाइन वीडियो को देखने का, तो अगर आपकी विल पावर कमज़ोर नहीं होगी तो आप पढ़ाई करोगे, लेकिन अगर आपकी विल पावर कमज़ोर होगी तो आप पढ़ाई को छोड़ के पहले उस वीडियो को देखोगे। तो एक बात समझ लो कि अगर आपकी विल पावर कमज़ोर होगी तो आपको दूसरे लोग बड़ी आसानी से अपने प्रभाव में ले सकते हैं, बिकॉज विदाउट विल पावर वी बिकम हाईली सजेस्टिबल। ईगो डिप्रेशन को कभी कभी डिसीजन फटीग भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमें कम टाइम पर बार बार डिसीजन लेने पड़ते हैं तो धीरे धीरे हमें डिसीजन लेने में एक थकान सी महसूस होती है और इसके बाद हमारे डिसीजन उतने बेहतर नहीं हो पाते। तो जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां पर आपको बार बार डिसीजन लेने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपके डिसीजन लॉजिकल नहीं रह जाएंगे और इसके बाद मैनिपुलेटिव लोग बड़ी आसानी से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारी विल पावर को ख़त्म कर सकते हैं। इनमें से एक फैक्टर है स्कार्सिटी। जैसे मान लो आपके पास एक न्यूज़ आती है कि मार्केट में नमक यानी कि सॉल्ट की शॉर्टेज होने वाली है। इसके बाद आप लॉजिकल तरीके से डिसीजन ना लेके इम्पल्सिव तरीके से बिहेव करोगे और हो सकता है कि आप सीधे मार्केट पहुंचो और 50 किलो नमक खरीद कर अपने घर ले आओ। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपके पास पैसे भी नहीं, तो या तो आप पैसे की चोरी कर सकते हो जिससे कि आप खाना खरीद सको, या फिर आप सीधे खाने की चोरी कर सकते हो और इस वक्त जो आपके सिद्धांत होंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए उससे आप डेविएट कर जाओगे। तो ऐसे लोग जो इमोशनल मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं वो इसी एलिमेंट ऑफ स्कार्सिटी का प्रयोग करके आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड एक मैनिपुलेटर है, तो उसने जब आपसे कोई काम करने को कहा तो आपने मना कर दिया, फिर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करेगी और साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको अफेक्शन और ह्यूमन इंटरेक्शन से वंचित कर रही। इंग्लिश में बोले तो शी इज विदहोल्डिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड अफेक्शन, दस मेकिंग इट अ स्कार्सिटी फॉर यू। फिर जैसे ही आपको अफेक्शन और ह्यूमन इंटरेक्शन की कमी महसूस होगी, आप अपनी गर्लफ्रेंड की वो बात मान लेंगे जिसके लिए पहली बार में आपने मना कर दिया था। इसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड फिर से आपको प्यार दिखाने लगेगी और बात करने लगेगी। किसी की विल पावर को कैंसिल करने का दूसरा तरीका है कि सामने वाले की वेल बीइंग या फिर उसकी लाइवलीहुड को खतरे में डाल दो। जैसे आपका बॉस या फिर आपका कलीग आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। इसके बाद आप अपनी जॉब बचाने के लिए वो काम करोगे जो आपका बॉस आपसे करवाना चाह रहा था। वहीं आपका पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता है कि आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। फिर आप डेस्परेशन में आकर अपने पार्टनर की वो बात मान लोगे जो आप नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं मानते। विल पावर को खत्म करने का तीसरा तरीका है स्ट्रेस यानी कि तनाव। जब हम लगातार स्ट्रेस्ड होते हैं यानी कि तनाव में रहते हैं और दिमाग में 10 तरह की टेंशन होती हैं, तो जो हमारे जजमेंट होते हैं, हमारे डिसीजन होते हैं, वो गड़बड़ होने लगते हैं और फिर हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो जो मैलिशियस लोग होते हैं वो कोवर्ट तरीके से या फिर ओवर तरीके से आप तक लगातार तनाव भेजते रहेंगे और उन तनाव से निपटते निपटते आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होगी, आपकी विल पावर कमज़ोर पड़ चुकी होगी। इसके बाद एक मैनिपुलेटर आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है।
तो एक बात ध्यान रखो, जब कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश बाद में करना। पहले ये देखो कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आ रहा या फिर किसी इंसान की वजह से आ रहा। तो पहले उससे निपटो। जैसे ही आप उससे निपट लोगे, आपके अंदर बाहर से स्ट्रेस आना बंद हो जाएगी। इसके बाद आप अंदर की स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेस की रूट कॉज को खत्म ना करके स्ट्रेस को ही खत्म करने में लग जाओगे तो ये स्ट्रेस कभी ना खत्म होगी, क्योंकि बाहर से स्ट्रेस तो आती ही रहेगी। तो पहले उससे निपटो। जैसे ही आप उससे निपट लोगे, आपके पास बाहर से स्ट्रेस आना बंद हो जाएगी। इसके बाद आप अपने अंदर की स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई मैनिपुलेटर आपकी विल पावर को खत्म करता है, वो आप पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल पा चुका होता है। फिर धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी को भी खो देते हैं। एक बात जान लो, अगर हमारे अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होगी तो हमें मैनिपुलेट करना भी आसान होगा। तो अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाहेगा तो वो सबसे पहले आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म करेगा। और हाँ, ये सेल्फ स्टीम एक दिन में खत्म नहीं होती, इसलिए मैनिपुलेटर्स आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म करने के लिए लंबा समय लेते हैं, महीनों का या फिर सालों का। तो अगर कोई मैनिपुलेटर अपने किसी टारगेट की सेल्फ स्टीम को खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले उससे इमोशनल रिश्ता जोड़ेगा, उसको दिखाएगा कि वो उसको कितना प्यार करता है। इसके बाद जैसे ही कोई मैनिपुलेटर अपने टारगेट को यह एहसास दिला देगा कि वो तो उसका अपना है, उसका भला चाहता है, इसके बाद मैनिपुलेटर अपने टारगेट की सेल्फ स्टीम को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। अब ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लो। जिन लोगों से हम लगाव रखते हैं और जिनसे हम प्रेम का रिश्ता जोड़ते हैं, उनसे हम इमोशनली जुड़ते हैं। इसके बाद जब भी हम उस इंसान के साथ होते हैं तो हम अपने क्रिटिकल माइंड का यूज़ करना बंद कर देते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम को डाउन कर देते हैं। इसके बाद सामने वाला इंसान जो भी कहता है या फिर जो भी बातें हमारे दिमाग में डालता है, उन बातों को लेकर हम बहुत ही कम सिचुएशन पर क्रिटिकल हो पाते हैं। साथ ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तरीके से उन बातों से हम प्रभावित भी बहुत होते हैं। वैसे तो किसी के सेल्फ स्टीम को खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि भले ही हमारी सेल्फ स्टीम हमारे अंदर की चीज़ हो, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर किसी चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब है कि हमारी सेल्फ स्टीम भी इससे प्रभावित होगी। तो बस मैनिपुलेटर्स को यहीं से हमारे ऊपर अपर हैंड मिलता है और वो हमारी सेल्फ स्टीम को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि मैनिपुलेटर किस तरह से हमारी सेल्फ स्टीम को खत्म करते हैं। मैनिपुलेटर केयरफुली वर्डेड फ्रेजेस का यूज करके आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म कर सकते हैं। यानी कि मैनिपुलेटर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आप पर और आपकी अचीवमेंट्स पर या तो सीधे अटैक कर रही होंगी या फिर आपकी अचीवमेंट्स को कम करके दिखा रही होंगी। और हाँ, चूंकि आप उस मैनिपुलेटर से इमोशनली कनेक्टेड होंगे, इसलिए आप उसकी बातों को क्रिटिकल तरीके से इवेल्युएट नहीं करेंगे, बस कंफ्यूज हो जाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा, या फिर आप ये सोचेंगे कि उसने ऐसी बात कही क्यों। पहला उदाहरण, जैसे मान लो आपको प्रमोशन मिल गया और आपने अपने किसी दोस्त को या किसी मैनिपुलेटिव फैमिली मेंबर को इस बात को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बताया, तो वो आपसे मजाक के लहजे में बोलेगा, क्या बात कर रहे हैं भाई, सच बोल रहे हैं ना, लग रहा तुम्हारी किस्मत साथ दे गई। इसमें मैनिपुलेटर ने आपकी तारीफ नहीं की, उसने आपकी इस अचीवमेंट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये बोला कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए शायद प्रमोशन मिल गया, वैसे शायद ना मिलता। वैसे अभी आपको ये लाइन इतना डैमेजिंग नहीं लगी होगी, लेकिन अगर कोई मैनिपुलेटर आपके साथ हमेशा ये करे, यानी कि रोज ही आपकी उपलब्धियों को छोटा करने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही डाउट करने लगेंगे। दूसरा उदाहरण, मान लो हस्बैंड किसी अपने से यानी कि अपने किसी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से मिलने जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वाइफ ऐसा नहीं चाहती, तो वो अपने हस्बैंड से कहेगी कि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तुम्हारे अपने जरूर हैं, लेकिन तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते। इस तरह की बातों के कई रिजल्ट होंगे। पहला रिजल्ट होगा कि हस्बैंड का अपने सोशल सर्कल पर जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका दूसरा रिजल्ट होगा कि धीरे धीरे हस्बैंड अपने सोशल सर्कल से आइसोलेट होने लगेगा।
तीसरा रिजल्ट होगा कि हस्बैंड को ये लगेगा कि उसके जो कभी अपने थे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो सबसे दूर होने लगेगा, लेकिन अपनी वाइफ पर कुछ ज़्यादा ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएगा। चौथा रिजल्ट ये होगा कि वाइफ पर इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ने से अब वो बड़ी आसानी से हस्बैंड की लाइफ को और उसके लाइफ के डिसीजन को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर सकती है। पांचवा रिजल्ट ये होगा कि चूंकि वाइफ एक मैनिपुलेटर है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और दूसरों से बदला लेने के लिए हस्बैंड को एक टूल की तरह यूज करे और हस्बैंड के कानों में डिस्ट्रस्ट को बढ़ावा देने वाली बातें डाले और उसे सबसे दूर कर दे। इसका रिजल्ट ये होगा कि हस्बैंड की लाइफ या फिर ऐसा कहें कि उस कपल की लाइफ टेंशन और तनावों से भरकर हेल हो जाएगी। छठवां रिजल्ट ये होगा कि चूंकि हस्बैंड एक तरफ आइसोलेट हो चुका होगा और दूसरी तरफ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ चुकी होंगी, तो हस्बैंड की जो सेल्फ स्टीम धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, यहाँ तक आते आते पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होगी। और सातवां रिजल्ट ये हो सकता है कि सेल्फ स्टीम के ख़त्म होते ही इंसान बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। फिर इस इंसान को अभी तक तो वाइफ ही मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन अब कोई भी बड़ी आसानी से इसे मैनिपुलेट कर सकता है और इसकी लाइफ के सीक्रेट्स और वीक पॉइंट्स को बाहर निकलवा सकता है। ये सेल्फ स्टीम खत्म करने का दूसरा तरीका है। अगर आप किसी इंसान को लगातार हर छोटी बड़ी बात के लिए दोष देते रहते हो, तो सामने वाले की सेल्फ स्टीम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मैनिपुलेटर ये काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए दोष देते रहेंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर कहेंगे कि तुम ऐसा होने से रोक सकते थे, या फिर कह सकते हैं कि तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप धीरे धीरे खुद पर ही डाउट करने लगेंगे और फिर थोड़ा समय और लगेगा। इसके बाद आप सबकॉन्शियस तरीके से इन क्रिटिसिज्म को अपने अंदर इंटरनलाइज करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी। और हाँ, ब्लेमिंग के बारे में एक बात और जान लो। मैनिपुलेटर कभी कभी क्या करते हैं कि बिना एक शब्द बोले पूरा ब्लेम आप पर डाल देंगे। जैसे मान लो कभी कुछ बुरा हो गया, तो मैनिपुलेटर आपकी तरफ सिर्फ देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं, और उसके देखने का तरीका ऐसा होगा कि आप खुद पर ही क्वेश्चन करने लगेंगे। सिंपल सी बात है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। तो अगर आपके आसपास टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लोग हैं, तो वो आपके कानों में सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही पहुंचाएंगे। और हाँ, ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि आपके बारे में ही हो, किसी और के बारे में भी हो सकती है, बस नेगेटिव होनी चाहिए। धीरे धीरे इन सारी नेगेटिव बातों को हम इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं और फाइनली हमारे अंदर ढेर सारे नेगेटिव इमोशनल पैटर्न बन जाते हैं। कुल मिला के हमें पता ही नहीं चलता और हम एक नेगेटिव और टॉक्सिक इंसान बन जाते हैं। और अगर आप टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुकी है। तो जो मैकियावेलियन माइंडसेट के लीडर्स होते हैं, वो आम जनता की सेल्फ एस्टीम को ऐसे ही खत्म करते हैं। वो देश की जनता के कानों में लगातार नेगेटिव बातें पहुंचाएंगे और देश की जनता के मन में तरह तरह से डर भरेंगे और धीरे धीरे उन्हें एक नफरती जनता में बदल देंगे। इसके बाद ऐसी जनता को अपने फायदे में यानी कि सत्ता पाने में यूज करना बहुत ही आसान होता है। मैनिपुलेटर्स आपके अंदर जो डर हावी होते हैं, उनको बढ़ावा देकर आपकी सेल्फ एस्टीम की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैनिपुलेटर आपसे इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, फिर आपके जो फियर होंगे, जो डर होंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद उन फियर्स का यूज करके आपकी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर देंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में डर हमारे अंदर हावी होता है, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारी सेल्फ एस्टीम डैमेज होती है। पहला उदाहरण, जैसे मान लो आपके 1-2 ब्रेकअप पहले ही हो चुके हैं और आपको अब ब्रेकअप से डर लगने लगा है, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए आपके इसी डर को बढ़ावा दे सकती है और तुमसे ये कहेगी कि तुम जानते हो कि तुम्हें कोई पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो आपको ये लगता है कि आप दूसरों की तुलना में कम बेहतर हैं क्योंकि आपके जीवन की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आप दूसरों से कम सुंदर हैं। तो बस आपका पार्टनर आपसे ये बोल सकता है कि देखो वो लेडी उस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी, या फिर कह सकता है कि इतना सजा वजा ना करो, कोई फ़ायदा नहीं, जो हो उससे बदल नहीं जाओगी। ये बातें आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी को रीइंफोर्स करेंगी और फिर धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी।
जैसे मान लो आपको अपनी वर्क स्किल्स पर डाउट रहता है और अगर आपने अपने साथ काम करने वाले किसी कर्मचारी को इस बात का एहसास दिला दिया तो वो आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। वो क्या करेगा कि आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास दिला देगा कि आप इस जॉब में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, तो जो मिल रहा है उसी में मस्त रहो। या फिर वो क्या कर सकता है कि वो आपके अंदर ये डर बैठा सकता है कि चूंकि आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपके द्वारा किया गया काम भी अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता, इस वजह से आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद आप हमेशा जॉब को खोने के डर में रहेंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जॉब न चली जाए, आप अपने मैनेजर की अनरीजनेबल डिमांड्स को भी पूरी करते रहेंगे। आपने ये लाइन सुनी है ना, इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। इसी वजह से मैनिपुलेटर सबसे पहले आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप खुद की क्षमताओं पर शक करने लगेंगे और आपका खुद को लेकर कोई स्ट्रांग व्यू नहीं होगा तो आप पर बड़ी आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है। और जब आपका खुद को लेकर कोई स्ट्रांग व्यू नहीं होता तो मैनिपुलेटर बड़ी आसानी से आपके मन में आपके बारे में ही ऐसी छवि बना देंगे जिसका फायदा उस मैनिपुलेटर को ही मिलने वाला है। एक बात और भी होती है कि जब हमारी सेल्फ स्टीम कमजोर होती है तो हम बहुत ही एग्रीबल इंसान बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हम बड़ी आसानी से दूसरों की बातों में हामी भरने लगते हैं और साथ ही हम दूसरों की पॉजिटिव अटेंशन पाने के लिए और दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए हमेशा दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। और इसी पॉजिटिव अटेंशन का लालच हमें पीपल प्लीजर बना के रख देता है। और ये जो पीपल प्लीजर्स होते हैं इनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इनको इसी बात से डर लगता है कि कोई इनसे नाराज ना हो जाए, तो ये दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने से पीछे नहीं रहते और ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सेल्फ स्टीम के कम होने से एक नुकसान और भी होता है कि हम पर्सनल बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं कर पाते। तो कोई भी आपके पास आएगा और आपका फ़ायदा उठा के निकल जाएगा, क्योंकि जब हमारी सेल्फ स्टीम कमज़ोर होती है तो जो हमारी लाइफ के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें इन्फोर्स नहीं कर पाते। और साथ में आप ये भी सोचते रहेंगे कि यार हमें पता है कि गलत हो रहा, फिर भी मैं मना क्यों नहीं कर पा रहा, किस बात का डर है। तो मैं बताता हूँ पूरी सच्चाई, यहाँ पर डर वर कुछ नहीं, आपकी सेल्फ स्टीम खत्म हो चुकी है और इसी वजह से आप खुद ही मैनिपुलेटर्स को इनवाइट कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आओ मेरा फ़ायदा उठाओ। मान लो कोई इंसान आपसे इनसिक्योर फील करता है, आपसे चिढ़ता है और जलता है, तो वो आपको नीचे गिराने के लिए पैसिव एग्रेसिव रिवेंज का सहारा ले सकता है। अब आपको पैसिव एग्रेसिव रिवेंज के बारे में समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई इंसान आपसे चिढ़ता है और वो आपको सफल नहीं होने देना चाहता, तो वो ये काम दो तरह से कर सकता है। पहला कि वो सीधे आप पर अटैक करे, मीन्स वो खुलकर आपके सामने आ जाए। लेकिन इसमें एक नुकसान है कि एक दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में वो खुद ही नुकसान उठा बैठे। इस प्रोसेस को बोलेंगे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और असर्टिव रेजोल्यूशन। वहीं अगर सामने वाला इंसान शातिर है, मैनिपुलेटिव है, तो वो दूसरे तरीके का यूज करेगा। वो सबसे पहले आपको यह एहसास दिलाएगा कि वो आपका भला चाहता है, आपका दोस्त है। इसके बाद जब वो आपका ट्रस्ट जीत लेगा, फिर वो आपकी जड़ें काटना शुरू करेगा, आपके कानों में ऐसी बातें डालेगा कि आप तनाव में रहने लगोगे, आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ावा देगा, आपको आइसोलेट करना शुरू करेगा और आपको मैनिपुलेट करना शुरू करेगा। इसके अलावा वो आपकी विल पावर को और सेल्फ स्टीम को भी खत्म करने की कोशिश करेगा। इन सब का रिजल्ट वही होगा जो मैनिपुलेटर चाहता था, यानी कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे। इसके बाद ये मैनिपुलेटर आपके प्रति सिंपैथी भी दिखाएगा और आपकी मदद भी करेगा, लेकिन मदद सिर्फ इतनी करेगा कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में सरवाइव कर पाओ, यानी कि उस मैनिपुलेटर से आगे ना निकल पाओ। इसे बोलेंगे पैसिव एग्रेसिव रिवेंज। उम्मीद है अब आपको इस शब्द का मतलब समझ आ गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब हम इंसानों के सामने एक चुनौती आती है। चुनौती ये है कि ये जो नार्सिसिस्ट, साइकोपाथ, सैडिस्ट और मैकियावेलियन होते हैं, वो आपसे किस बात को लेकर दुश्मनी मान लें और आपसे बदला लेने का सपना देखने लगे, ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा।
आम इंसानों के साथ क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, तो अब आपको पता होगा कि मैंने ये सब उसके साथ गलत किया है, इसलिए इस दुश्मनी की शुरुआत हुई है, और सामने वाले को भी पता होगा कि उसके साथ आपने गलत किया है। मीन्स इस दुश्मनी की जानकारी दोनों ही पार्टीज को होगी। लेकिन इन मानसिक रूप से बीमार साइकोपाथ, नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट और मैकियावेलियन के केस में मैटर बहुत अलग होता है। ये सब ऐसी चीजों पर आपसे दुश्मनी ले लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पहला उदाहरण, एक साइकोपाथ इसलिए आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है क्योंकि आप उस लड़की की तरह दिखती हैं जिस लड़की ने इस साइकोपाथ के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। दूसरा उदाहरण, आपके साथ काम करने वाला नार्सिसिस्ट और सैडिस्ट इंसान आपको इसलिए नुकसान पहुंचाने का सपना देखने लग सकता है क्योंकि एक मीटिंग में आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर दी थी लेकिन उसकी तारीफ नहीं की थी। तीसरा उदाहरण, एक मैकियावेलियन आपके खिलाफ इसलिए साजिश कर सकता है क्योंकि उसे ये लगता है कि आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो और ज़्यादा मेहनती हो, इसलिए आप उससे आगे निकल जाओगे। चौथा उदाहरण, आपका नार्सिसिस्ट कजिन इसलिए आपके साथ खेल कर सकता है क्योंकि उसे ये लगता है कि आप उससे ज़्यादा काबिल इंसान हो, इसलिए आप उससे आगे निकल जाओगे, और अगर आप उससे आगे निकल गए तो दुनिया आपको ज़्यादा सम्मान देगी। तो सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उससे आगे ना निकल पाओ, भले ही आपके सफल होने से उस नार्सिसिस्ट कजिन की सफलता में भी 4 चांद लग सकते हों, इसके बावजूद आपका नार्सिसिस्ट कजिन आपकी लाइफ तबाह कर सकता है, वो भी प्यार और लगाव की आड़ लेकर। काफ़ी उदाहरण हो गए, अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। जब भी कोई इंसान आपके साथ पैसिव एग्रेसिव रिवेंज के बारे में सोचता है तो वो आपको वहां तक नीचे गिराने की कोशिश करता है जिसके बाद वो सुपीरियर फील कर सके। कहने का मतलब वो आपकी सेल्फ स्टीम और विल पावर को इतना नीचे गिरा देगा जिससे कि आप इनसिक्योर फील करने लगोगे। इसके बाद आप इस बिखरी हुई सेल्फ स्टीम और कमजोर विल पावर की वजह से वहां पहुंच जाएंगे जहां मैनिपुलेटर आपको पहुंचाना चाह रहा था। और इन सब के लिए मैनिपुलेटर कई काम कर सकते हैं। पहला कि आप पाओगे कि उनके जबान से निकले शब्दों में आपके खिलाफ डिस्गाइज्ड वर्बल हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी। डिस्गाइज्ड वर्बल हॉस्टिलिटी का मतलब है कि जनरल तरीके से देखने में ये लगेगा कि मैनिपुलेटर आपकी तारीफ कर रहा, लेकिन उस तारीफ में नफरत का भाव छुपा होगा। दूसरा काम मैनिपुलेटर ये करते हैं कि आपके सामने आपके लिए तो अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप नहीं होगे यानी कि आपकी पीठ पीछे वो आपके खिलाफ नेगेटिव गॉसिप को बढ़ावा देंगे। तीसरा काम ये करेंगे कि वो आपकी गलतियों को पकड़ने के मामले में बहुत आगे होंगे। कहने का मतलब वो आपको लेकर हैबिचुअली क्रिटिकल होंगे। चौथा काम ये हो सकता है कि ये मैनिपुलेटर आपकी थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को और आपके कंट्रीब्यूशन को बड़े ही सातिर तरीके से इनवैलिडेट करते रहेंगे। और ऐसा वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपको खुश नहीं देख सकते और साथ ही वो आपकी सेल्फ स्टीम और विल पावर को भी खत्म करना चाहते हैं। जो मिजरेबल लोग होते हैं वो इसलिए आपके खिलाफ पैसिव एग्रेसिव रिवेंज की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपको खुश नहीं देख सकते, बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी। जैसे जो नार्सिसिस्ट होते हैं उन्हें ये लगता है कि दुनिया उनके चारों तरफ घूमती है, या फिर जहां वो खड़े हो जाते हैं वहीं महफिल सज जाती है। तो जब ये नार्सिसिस्ट टेंशन में होगा, मिजरी में होगा, तो ये अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं देख सकता। फिर वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सहारा लेकर आसपास के लोगों के दिमाग में टेंशन पहुंचाना शुरू कर देगा। वहीं जो सैडिस्ट होते हैं वो किसी को भी खुश नहीं देख सकते, तो अगर कोई इंसान इन्हें खुश दिखा तो ये अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही सामने वाला इंसान दुखी होता है ये सैडिस्ट खुश हो जाएगा। अब डिस्गाइज्ड हॉस्टाइल ह्यूमर क्या होता है इसे भी समझ लो। जो लोग आपके साथ पैसिव एग्रेसिव रिवेंज की कोशिश करते हैं वो आपके साथ डिस्गाइज्ड हॉस्टाइल ह्यूमर का भी यूज करते हैं। कुल मिलाकर वो मजाक में कोई बात बोलेंगे, इसके बाद आसपास के सभी लोग हंस पड़ेंगे, लेकिन जो भी वो बात बोलेंगे या जो भी वो मजाक करेंगे उसमें आपके खिलाफ हॉस्टिलिटी यानी कि नफरत नजर आएगी, या फिर वो उस मजाक के जरिए आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और जब कभी आप सामने वाले इंसान को कन्फ्रंट करोगे तो वो आपसे बोलेगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, ये लोग किसी भी बात का मजाक बना सकते हैं, आपकी एजुकेशन का, आपके सोशल बैकग्राउंड का, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, आपकी लाइफ चॉइसेस का, आपके लाइफ स्ट्रगल का, आपके जेंडर का,
आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का या फिर किसी और बात का। और हाँ, ये जो डिस्गाइज्ड हॉस्टाइल ह्यूमर होता है, इसका यूज आपके साथ आपके वो दुश्मन नहीं करेंगे जो खुले तौर पर आपके दुश्मन हैं, बल्कि ये वो लोग करेंगे जो आपके खिलाफ नफरत और जलन से भरे हैं लेकिन आपके अपने बने हुए हैं। अब ये भी समझ लो कि जो भी बातें मैंने अभी तक बताई वो सब आखिरकार ये मैनिपुलेटर करते क्यों हैं। इसका जवाब है कि मैनिपुलेटर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं और ये अपनी टॉक्सिक साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए और आपको नीचे गिराने के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि सोसाइटी को ऑपरेट करने वाली ताकतें ऐसे ही इंसान चाहती हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड पीपल्स। लेकिन मेरा काम है इस पूरे ट्रैप को एक्सपोज करना और आपको ये बताना कि ये मकड़ जाल काम कैसे करता है। और हाँ, अभी तो बस बेसिक्स ही बता रहा, अभी बहुत कुछ है बताने को। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए क्योंकि यह एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए शायद इसको आगे बढ़ने में टाइम लग रहा। अगर मैं भी किसी नाली में लेटने वाले वीडियो बनाता तो शायद अब तक लाखों फॉलोअर्स भी हो चुके होते। मैनिपुलेटर्स आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी रियलिटी को भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। किसी भी इंसान को कंट्रोल करने और उसको डोमिनेट करने का सबसे अल्टीमेट तरीका ये हो सकता है कि उस इंसान का जो रियलिटी को लेकर परसेप्शन है उसे बदल दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सामने वाले इंसान को यह एहसास दिला देते हो कि उसने जो देखा, उसने जो सुना या उसे जो जानकारी मिली वो सही नहीं है, तो इसके बाद आपके पास उस इंसान के ऊपर इतनी पावर मिल जाती है कि आप उसकी रियलिटी को कंट्रोल कर सको, क्योंकि इसके बाद आप उसे बता सकते हैं कि वो क्या सोचे, क्या फील करे और किस बात को महत्व दे। किसी भी इंसान की रियलिटी को कंट्रोल करना या फिर रियलिटी के प्रति उस इंसान का जो परसेप्शन है उसे कंट्रोल करना किसी भी मैनिपुलेटर का अल्टीमेट ड्रीम होता है। और इस काम को करने के लिए मैनिपुलेटर वेरियस मैनिपुलेशन टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन उन मैनिपुलेशन टेक्निक्स में जो माइंड कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, जैसे ब्रेन वॉशिंग, गैस लाइटिंग इत्यादि, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो जो मैनिपुलेटर होते हैं वो कई वजहों से अपने टारगेट के रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपका पार्टनर एब्यूसिव है और वो आपको लगातार इमोशनली या फिर फिजिकली एब्यूज कर रहा, तो आपका पार्टनर ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप बाहर से मदद ना मांग पाओ, आपकी रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। और वो आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, या फिर यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि उससे गलती हुई है लेकिन उसकी इंटेंशंस गलत नहीं थी। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस इंसान से मदद मांगने की सोच रहे हो उस इंसान के बारे में आपका मैनिपुलेटिव पार्टनर आपके कानों में कुछ ऐसी बातें डाल दे जिससे आपका उस इंसान पर ट्रस्ट कमजोर हो जाए और फिर आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ना कर पाओ। वहीं जो साइकोपाथ होते हैं वो इंटेंशनली आपको गैसलाइट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ को जानबूझकर टारगेट करेंगे। वो आपको परेशान करेंगे, आपको गैसलाइट करेंगे, जिससे जब आपकी सेल्फ एस्टीम कमज़ोर पड़ जाएगी, आपकी विल पावर कमज़ोर पड़ जाएगी, यानी कि जब आप मेंटली वीक हो जाओगे, तो वो आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। और चूंकि ऐसे लोगों की जो अंतरात्मा होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कंसाइंस, वो होती ही नहीं, तो ऐसे लोग आपके साथ कुछ ऐसा खेल कर सकते हैं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी खत्म सी लगने लग सकती है। वहीं जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अनइंटेंशनली आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। अनइंटेंशनली मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि नार्सिसिस्ट डिल्यूजनल होते हैं, वो खुद ही डिल्यूजन में जीते हैं और वो ये सोचते हैं कि चूंकि वो दूसरों से श्रेष्ठ हैं इसलिए उनको दूसरों को डोमिनेट करने का अधिकार है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो आपको लगातार गैसलाइट करेंगे, आपकी रियलिटी को कुछ इस तरह शेप करने की कोशिश करेंगे जिससे वो आपसे बड़े नजर आएं और आप उनसे छोटे नजर आओ। जो इंटरनेट ट्रोलर्स होते हैं, यानी कि बुलीज होते हैं, और जो सैडिस्ट होते हैं, वो इसलिए आपकी रियलिटी को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद ही मिजरेबल यानी कि दयनीय मानसिक स्थिति में होते हैं। इसलिए वो आपको भी दयनीय और परेशान देखना चाहते हैं क्योंकि उनको इसी में खुशी मिलती है। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। चलता हूँ अभी।